Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about sources of finance. आज का हमारा अध्ययन का विषय है वित्त के स्रोत या वित्त के साधन। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने शॉर्ट में बताया था कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं और फाइनेंस या फंड का मीनिंग भी बताया था। तो आज हम सोर्सेस के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी उद्यम का जो प्रवर्तन किया जाता है और उसके और भी कई जो काम किए जाते हैं उसमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति कई साधनों या स्रोतों से की जा सकती है। इसके लिए कई सोर्सेज होते हैं, लेकिन ये सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? देखिए एक तो कई तरह से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं। तो इंटरनल में प्राइवेट जो आपका मनी होती है या निजी धन जो होता है वो लाभों का पुनः विनियोग, डेप्रिसिएशन फंड आदि कई सारे आ जाते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज में डिबेंचर, शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कई सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन हम अध्ययन के जो हिसाब से हम इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, और वो पहला है सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसमें सबसे पहला लेते हैं हम शेयर्स। शेयर कहते किसे हैं, अंश किसे कहते हैं? देखिए एक डेफिनेशन दी गई है इसमें, बकनल ने एक डेफिनेशन दी है, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि अंश जो होते हैं वो सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई पूंजी का वह अनुपातिक भाग है जो कंपनी में एक अंशधारी के हित का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण करता है। अच्छा, जो ये शेयर्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले इक्विटी शेयर होते हैं या ऑर्डिनरी शेयर, जो कि सामान्य अर्थों में समता या साधारण अंश कहलाते हैं, और ये पूर्वाधिकार अंश नहीं है। और भाषा में, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिन अंशधारियों को विनियोजित पूंजी के प्रतिफल में लाभांश तथा कंपनी की दशा में पूंजी में से हिस्सा पूर्वाधिकार अंशधारियों को चुकाने के बाद में मिलता है, तो उन्हें समता या साधारण अंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? पूर्वाधिकार अंश जैसा कि समझ में आ ही गया होगा कि समता अंश किसे कहते हैं, उसमें भी हमने पूर्वाधिकार अंश के बारे में स्पष्ट किया है। तो पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, समता अंशों की अपेक्षा जिन अंशों पर विशेष अधिकार होते हैं उन्हें पूर्वाधिकार या अधिमान अंश कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको एक निश्चित दर से प्रतिवर्ष लाभांश पाने एवं कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापस पाने का सबसे पहले अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंश के भी कुछ प्रकार होते हैं, वो कौन से होते हैं? संचयी पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऐसे अंश के घटकों को बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार रिजर्व रहता है या संचित रहता है। असंचयी पूर्वाधिकार अंश या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इस प्रकार के अंशों के धारकों को किसी वर्ष का लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में लाभांश को अगले वर्ष के लिए संचित करने का अधिकार नहीं होता है। सहभागी पूर्वाधिकार अंश को एक निश्चित दर से लाभांश देने के पश्चात समस्त अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। इसके उपरांत भी यदि लाभांश दिया जाता है और राशि बचती है तो इस शेष राशि में से ऐसे अंशों के घटकों को अतिरिक्त लाभांश दिया जाता है। असहभागी पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग पर प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे अंशों के धारकों को केवल एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे अंशों के घटक अंतर्नियम में वर्णित व्यवस्थाओं के आधार पर एक निश्चित अवधि या निश्चित समय तक अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन करा सकते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे अंशों के घटक अपने पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तन का अधिकार नहीं रखते हैं। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी अधिनियम की में
कंपनियों को शोधनीय पूर्वाधिकार अंश निर्गमित करने का अधिकार है। ऐसे अंशों पर प्राप्त पूंजी को निर्गमन की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि के पश्चात वापस लौटाया जा सकता है, पश्चात तक वापस लौटाया जा सकता है। अशोध्य पूर्वाधिकार अंश इररिडीबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे धारकों को जीवन काल में न्यायालय की अनुमति के बिना पूंजी का भुगतान नहीं किया जा सकता है। कंपनी के समापन पर ही भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये पूर्वाधिकार अंशों के बारे में हमने अध्ययन किया, ये हमने अंश के बारे में पढ़ा है। अब हम लेते हैं डिबेंचर। डिबेंचर किसे कहते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं डिबेंचर का। यह शब्द जो है लैटिन भाषा के डिब्रे नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ऋणी होने से है। इस प्रकार ऋण पत्र का अर्थ ऐसे प्रलेख या डॉक्यूमेंट से है जो ऋण लेने का कार्य अथवा उसकी स्वीकृति देता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिया गया एक डॉक्यूमेंट होता है या प्रलेख होता है जो इस बात का प्रमाण है कि उसके धारक ने उस प्रलेख में उल्लिखित ऋण कंपनी को दिए हैं। इसी पूर्वाधिकार अंश और सामान्य अंश की तरह ऋण पत्रों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे वाहक ऋण पत्र, बियरर डिबेंचर, पंजीकृत ऋण पत्र रजिस्टर्ड डिबेंचर, रक्षित या बंधक ऋण पत्र सिक्योर्ड और मॉर्गेज्ड डिबेंचर, असुरक्षित या साधारण ऋण पत्र अनसिक्योर्ड ऑर्डिनरी डिबेंचर, शोधनीय ऋण पत्र रिडीमेबल डिबेंचर, अशोधनीय ऋण पत्र इररिडीमेबल डिबेंचर्स, परिवर्तनशील ऋण पत्र कन्वर्टेबल डिबेंचर, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इस तरह हमने शेयर्स के बारे में अध्ययन किया और डिबेंचर के बारे में। अब लेते हैं स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से होते हैं। जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, स्थायी पूंजी प्राप्त करने के ये विभिन्न स्रोत में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को भी महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। भारत में उद्यमी को वित्त प्रदान करने के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित की गई हैं। वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI और राज्य वित्त निगम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, औद्योगिक साख एवं वित्त निगम द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक एक्जिम बैंक, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरह से कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और ये वित्तीय संस्थाएं उद्यमियों को अनेक प्रकार की सहायताएं देती हैं, प्रेरणा एवं सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे अंशों एवं ऋण पत्रों का क्रय एवं अभिगोपन, पूंजी का विनियोग, आर्थिक सहायता, पुनर्वित्त में सहायता, विनिमय साध्य प्रलेखों की स्वीकृति, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की गारंटी, एजेंट के रूप में कार्य कर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना और तकनीकी तथा प्रबंधकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट तो हो गया सोर्सेज एंड फिक्स्ड कैपिटल, उसमें शेयर्स के बारे में हमने स्टडी किया, डिबेंचर किया, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले लेते हैं कॉमर्शियल बैंक, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले व्यापारिक बैंकों का तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है जो व्यवसाय एवं उद्योग के लिए अल्पकालीन वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे साधारण ऋण देकर, अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देकर, नकद साख देकर, कैश क्रेडिट देकर, विनिमय पत्रों को बुनाकर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बुनाकर, अंशों एवं ऋण पत्रों की खरीद पर गारंटी देकर, बंधक ऋण देकर आदि तरह के सहायता प्रदान करती है। तो व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्त भी प्रदान करते हैं।
सेकंड पॉइंट लेते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या अर्थ होता है इसका? सामान्यतः जन निक्षेप का अर्थ आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता द्वारा अपनी छोटी छोटी बचतों को निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए किसी औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं में जमा कराने से होता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो जब जन साधारण की छोटी छोटी बचतों का औद्योगिक इकाइयों में बिना किसी वैधानिक कार्यवाही को पूरा किए इस शर्त पर विनियोग स्वीकार किया जाता है कि जमा राशि मांगने पर देय होगी, तब ऐसे विनियोग को जन निक्षेप कहते हैं। ये निक्षेप 6 माह से 1 वर्ष तक की अल्पावधि के लिए स्वीकार किए जाते हैं। किंतु मूलतः ये अल्पकालीन वित्त के ही साधन होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं लाभों अथवा आय का पुनः विनियोग, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और इनकम। इसका अर्थ क्या है? जब कोई कंपनी अपने पूरे लाभों को स्वामियों में विभाजित न करके समस्त अथवा कुछ भागों को पुनः व्यवसाय में लगा देती है तो इसे लाभों का आय का पुनः विनियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है लीज फाइनेंस या लीज या पट्टे पर वित्त। इसका क्या अर्थ है? लीज या पट्टे पर वित्त का अर्थ एक ऐसे स्रोत से है जिसके अंतर्गत वित्त नकद के रूप में प्राप्त न होकर मशीन, उपकरण या पूंजी संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो पट्टे पर वित्त एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वित्त प्राप्त करने वाली संस्था किसी लीजिंग कंपनी से संपर्क करती है। कंपनी बाजार से इस पूंजीगत संपत्ति का क्रय करके उस संस्था को एक निश्चित अवधि तक उपयोग करने के लिए दे देती है और इसके बदले यह संस्था लीजिंग कंपनी को उस अवधि में किराया चुकाती है। इस प्रकार लीज या पट्टे पर वित्त स्रोत में संपत्ति पर पूरा स्वामित्व लीजिंग कंपनी का होता है। पट्टाधारी संस्था तो केवल उस संपत्ति के उपयोग का अधिकार रखती है और पट्टे का अनुबंध एक निश्चित अवधि का ही होता है जिसका नवीनीकरण भी किया जा सकता है। अब लेते हैं हम अदर सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। अदर सोर्सेस में देखिए डेप्रिसिएशन फंड आ जाता है, ट्रेड क्रेडिट आ जाता है। डेप्रिसिएशन फंड, ट्रेड क्रेडिट और परचेज और हायर परचेज सिस्टम, गवर्नमेंट लोन आ जाता है। ऑन कैपिटल यानी अपनी खुद की कैपिटल या निजी पूंजी आ जाती है। प्राइवेट लोन, डिस्ट्रीब्यूटर एडवांसेस या वितरक अग्रिम, ग्राहकों से अग्रिम या कस्टमर्स एडवांसेस, रिजर्व फंड्स, ये सभी अदर सोर्सेस के पार्ट होते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।